गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही है। लंबे अरसे से हुकूमतें भी अपनी नाकामियां और गलतियां छुपाने की खातिर न्यायपालिका पर इल्जाम लगाती रही हैं। मुद्दतों से सत्ताधीशों के लबों पर न्यायपालिका के खिलाफ आरोपों की लंबी फहरिस्त है। हर बार यही कहते हैं कि न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में गैर जरूरी दखलंदाजी कर रही है। अरुणाचल और उत्तराखंड मामले में कोर्ट की टिप्पणियों ने तो हुकूमत का गुस्सा और भी बढ़ा दिया है। राज्यसभा में जेटली के गुस्से ने हुकूमत के गुस्से की तस्दीक कर दी। लेकिन सवाल है कि जब सरकारें अपने काम में फिसड्डी साबित हो जाएं, अफसर अवाम की मुश्किलों से आंखें मूंद लें, तो न्यायपालिका खामोश रहे या फिर न्यायिक सक्रियता दिखाए। आखिर लोकतंत्र के किसी खंबे को आगे आना होगा या फिर चुप रहे। जाहिर है ये सारे सवाल अति सक्रियता या फिर वक्त का तकाजा, दोनों के बीच बहुत पतली सी दीवार है, लेकिन उनका जवाब जानना चाहता है। और यही बात आज भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहकर पूरे देश में एक तूफान सा ला दिया है राजनीतिक गलियारों में। ईटीवी से खास बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने साफ कहा है कि कोर्ट की मंशा सरकार के कामकाज में दखल देना नहीं, लेकिन कोर्ट मजबूर है क्योंकि सरकार अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रही है। आपको हम एक बाइट दिखाते हैं मुख्य न्यायाधीश के, उसके बाद इस विषय पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। अगर हुकूमत इन तमाम इश्यूज़ को इफ़ेक्टिवली हैंडल करे, हमें मौका ही ना दे कुछ उस पर तनकीद करने का, उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करने का, तो जुडिशल इंटरफेरेंस जो है गवर्नमेंटल इश्यूज़ में कम से कम हो, वो डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट जो है कितने इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अपना काम करती है। अगर वो एफिशिएंटली काम करें, सिंसियरली काम करें, तो कौन सी कोर्ट कह चाहेगी कि सब गवर्नमेंट के मामले में वो मुदाखलत करे। ये एक मजबूरी है कि सब एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि अगर जो काम होना चाहिए, लोगों के राइट्स के सिलसिले में जो चीज़ें करी जानी चाहिए वो नहीं हो रही, तो फिर वैसी सूरत में हमें बीच में इंटरवीन करना पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश ने जो कुछ कहा है वो कहने की नौबत क्यों आई, क्यों कहना पड़ा, क्यों इतनी चिंता है, क्यों इतनी परेशानी है कि देश के मुख्य न्यायाधीश ये कह रहे हैं कि सरकारें अपना धर्म निभाएं। दोनों हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष छिब्बर वरिष्ठ पत्रकार हैं, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम एडवोकेट्स और जजेस को देखते रहे हैं। अशोक मलिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये भी लंबे अरसे से सरकारों की कार्यशैली को देखते रहे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। आप दोनों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले देश के दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि क्यों पिछले 2 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार, अरुण जेटली और तमाम केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट के लिए आ रहा है। दरअसल 10 अक्टूबर 2014 मोदी सरकार के लिए कहा गया था कि कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। 19वीं सदी की कहानी के चर्चित कामचोर किरदार, जी हां, रिप वॉन विंकल जैसी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी देश की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। 4 फरवरी 2016 लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये कहा। अरुणाचल मामले में हम मूक दर्शक नहीं रह सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 13 अप्रैल 2016 किसान से चंद हजार रुपए वसूलने के लिए पूरी मशीनरी लगा दी जाती है, जबकि हजारों करोड़ कर्ज लेने वाले माल्या जैसे लोग खुद को दिवालिया बताकर मौज उड़ाते हैं, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। बेहद गंभीर मामला है। फिर 18 अप्रैल 2016 को कोई भी सरकार भ्रष्टाचार के बिना 5 साल नहीं चल सकती। भ्रष्टाचार उत्तराखंड की सरकार गिराने का आधार नहीं बन सकता, ये कहा नैनीताल हाई कोर्ट ने। उसके बाद 21 अप्रैल 2016 राष्ट्रपति राजा नहीं है, वे भी गलत हो सकते हैं, विधानसभा निलंबित करने के उनके फैसले की समीक्षा हो सकती है, ये कहा नैनीताल हाई कोर्ट ने। उसके बाद 8 मई 2013 सीबीआई सरकार के तोते की तरह है और ये अपने मालिक के कहने पर चलती है। सीबीआई ने यूपीए सरकार के लोगों के कहने पर स्टेटस रिपोर्ट की मूल भावना को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था। एक के बाद एक घटनाएं हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज जो कुछ कहा है, उत्तराखंड मामले को लेकर कहे चाहे अरुणाचल मामले को कहे, आज क्यों कुछ कहा है, क्या कहा है और उसका मतलब क्या है, हम ज्यादा पिछले इतिहास में नहीं जाएंगे, सीधे चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ हैं अशोक मलिक साहब वरिष्ठ पत्रकार और मनीष छिब्बर साहब वरिष्ठ एडवोकेट। आप दोनों का बहुत बहुत वरिष्ठ पत्रकार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर, क्योंकि आप एडवोकेट्स के बीच में रहते हैं, पूरी जुडिशरी को देखते रहे हैं, तो जहन में ये सवाल बार बार आया, 2 बार मैंने आपको बोला। तो छिब्बर साहब, एक बार से
पूरे दिन भर आज इस बात को लेकर चर्चा रही। आखिर देश के मुख्य न्यायाधीश इतने चिंतित, इतने परेशान, इतने पीड़ित क्यों महसूस कर रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये काफ़ी समय से एक चर्चा का विषय रहा है कि न्यायपालिका को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो मिल नहीं रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलके जितना पैसा उनको मुहैया कराना चाहिए वो नहीं करवा पा रही हैं, और इसमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में काफ़ी समय से टसल चल रही है कि किसका पलड़ा भारी रहेगा। अब अगर आप पिछले कुछ समय से देखिए तो एक के बाद एक जुडिशरी ने कटाक्ष किए हैं केंद्र सरकार पे, राज्य सरकारों पे। आप अरुणाचल का इशू अभी लंबित है सुप्रीम कोर्ट पे, उसका फैसला जल्दी आएगा, आप देखिएगा उस पर क्या होता है। लेकिन उत्तराखंड के विषय में आप देखिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो फैसला था केंद्र सरकार को के लिए बहुत बड़ी एक सेटबैक थी। तो मुझे लगता है ये धीरे धीरे जो दोनों पार्टीज, दोनों पक्ष है, इनके बीच में जो गैप है वो काफी बढ़ता जा रहा है, और जो आज न्यायाधीश विधायिका और न्यायपालिका के बीच गैप बढ़ रहा है। अगला चरण है। ये गैप कम करने की कोशिश अशोक मलिक साहब क्या इस वक्त सरकार करेगी? क्योंकि सीजीआई ने जिस स्पष्टता से कहा है, क्या ये वक्त आ गया है जब केंद्र सरकार सोचे, विधायिका सोचे कि वो अपने काम को ठीक से अगर नहीं कर रहे हैं, या फिर ये अगर जुडिशियल एक्टिविज्म भी बढ़ रहा है तो इसकी वजह तलाशने की कोशिश जरूर करेगी केंद्र सरकार? देखिए, ये एक कॉम्प्लिकेटेड मसला है। 1990s या 90 के दशक में जुडिशियल एक्टिविज्म का एक दौर शुरू हुआ, जस्टिस वर्मा जब चीफ जस्टिस थे उसके आसपास। ये शुरू हुआ क्योंकि मिलीजुली सरकारें आई थी हमारे देश में, वो कमज़ोर सरकारें थी, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी। तो खासकर कि करप्शन के मामले में, सीवीसी के मामले में, पर्यावरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया जजमेंट दी है और बहुत अच्छा काम किया। मगर कहीं देखा गया है, खासकर कि पिछले 5-6 वर्षों में, कि दखल अंदाजी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ज्यादा ही हो रही है। जैसे आईपीएल को पानी मिले या ना मिले, आईपीएल के मैच खेले जाएं या ना खेले जाएं, ये मसला कोर्ट के सामने क्यों गया? ये एग्जीक्यूटिव का, सरकार का मसला है। डीजल गाड़ियां चले या ना चले, उसको उनकी पूरी पाबंदी लगा दी जाए एक दिन अचानक। ये भी इस निर्णय के पीछे क्या साइंटिफिक एविडेंस है या नहीं है, ये कोर्ट तय नहीं कर सकता। तो ये यहां लोगों को लगा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमानी भी कुछ हद तक कर रहा है। हाँ, सरकार की भी गलतियां हैं, मैं मानता हूं, मगर एक अशोक मलिक साहब, लेकिन ना करे तो अच्छा ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? लक्ष्मण रेखा को पार करने की स्थिति सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्यों बनी है? क्या वजह है? कौन से वो कारण है कि आज लक्ष्मण रेखा पार हो रही है? आज वो न्यायपालिका अपनी सक्रियता, अति सक्रियता में बढ़ रही है और समझ नहीं पा रही है। आखिर कौन से कारण है, क्या वजह है? इसके 2 कारण हैं, जैसे मैंने कहा। एक तो सरकारें कमजोर हो चुकी हैं और अपना काम ठीक से नहीं कर रही, और उसका फायदा उठा के सुप्रीम कोर्ट अच्छा काम भी कर रही है, मगर कहीं कहीं कुछ हद से ज्यादा भी बढ़ रही है, यह भी मानना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट को भी एक चेक अपना खुद चेक करना पड़ेगा। लेकिन खुद अगर करने की स्थिति तो दिख नहीं रही है आज के वर्तमान मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, और ऐसे में लगातार कॉलेजियम को लेकर जुडिशियरी जजेस के जी देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का जो सिस्टम है वो थोड़ा ब्रॉड बेस्ड और ट्रांसपेरेंट हो। ऐसा ना हो कि जजेस अपने सक्सेसर्स को चूज करें। आज जो सिस्टम है, सीनियर एडवोकेट्स जो बनते हैं, जिनसे जज आगे जाके जज चुने जाते हैं, उनको आगे लाने का प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो चाहे कर सकता है, जुडिशरी जो चाहे कर सकता है, किसी को भी सीनियर एडवोकेट बना सकता है। एक पिटीशन है इंदिरा जयसिंह की इस पे सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये तो सबसे बड़ा कारण है दोनों के बीच तकरार का, दोनों के बीच जंग का, मलिक साहब। जी
तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सरकार को पूरा हक है कि सब जज को अपॉइंट करे, ये तो बिल्कुल गलत होगा। मगर जिस तरह से अपनी मनमानी से जुडिशरी काम कर रही है वो भी ठीक नहीं है। हमें एक बैलेंस एक सिस्टम में लाना पड़ेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कहता है कि एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम होना चाहिए, हमें उस सिस्टम को वापस लाना पड़ेगा। जी, और ये सिस्टम वापस कैसे आएगा? आज ये सवाल सबसे ज्यादा मौजूद है, सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, जब देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस तरह की बात कह रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं। तो ऐसे में सरकार क्या उस जो कम्युनिकेशन गैप है उसको फिल करने की, उसको भरने की कोशिश करती दिखेगी, करती नजर आएगी? और क्या ऐसी स्थिति है मनीष साहब कि वो सरकार ऐसी स्थिति में आए और संवाद शुरू करे? जी, ये सवाल आपने मुझसे पूछा है? जी मनीष जी। हेलो छिब्बर साहब, आपसे पूछा है मैंने। हाँ, मुझे ये लगता है कि पहल तो मुझे लगता है कि दोनों पक्षों के बीच में संवाद जरूरी है, क्योंकि उसका ब्रेकडाउन होना तो इस देश के लिए बहुत एक खतरे चिंता का विषय होगा। लेकिन पहल किसकी तरफ से होनी चाहिए? मुझे लगता है दोनों, क्योंकि इसमें कोई ऊंच नीच वाली पार्टी नहीं है, दोनों एक बराबर है, दोनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वेल डिफाइंड रोल है दोनों का। तो मुझे लगता है दोनों की तरफ से पहल होनी चाहिए। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की गलती यह है कि वो अपनी जो पावर्स है उसको बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रही है। अब वो कई मामलों में, ज्यादातर मामलों में मुझे लगता है वो ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं सरकार जहां अपना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आपको इंटरव्यू में भी ये बात कही है कि जब सरकार काम नहीं करेगी तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं हम लोगों से कि हम इंटरफेयर करें। उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम ये है कि जब सरकार काम कर रही है तो आप भी काम कर रहे हैं और वही काम कर रहे हैं जो लोग सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार करेगी। और जो गवर्नमेंट का मुझे प्रॉब्लम है वो ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए जुडिशरी को, हायर जुडिशरी को, अब आप छोटे छोटे विषय पे जजेस के अपॉइंटमेंट्स रोकना शुरू करें। आप चाहे कि आपका एक वीटो हो गवर्नमेंट का, जो कि ये गवर्नमेंट चाहती है कि वीटो हो अपॉइंटमेंट्स पे, तो मुझे लगता है वो इस देश के लिए एक चिंता का विषय है जिसपे सब लोगों को समझना चाहिए कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इस देश के लिए बहुत जरूरी है। अगर जुडिशरी को हम जैसे ये गवर्नमेंट चाहती है या पिछली गवर्नमेंट भी चाहती थी कि एक्सटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट कर दिया जाए, तो वो एक बहुत मुझे लगता है बहुत डेंजरस साइन होगा। छिब्बर साहब, अगर ये रिएक्शन, मैं ये समझना चाह रही हूँ, बहुत संक्षेप में, कार्यक्रम में बहुत वक्त कम बचा है, क्या इससे ये सिर्फ एक दिन की हेडलाइन बनकर नहीं रहे, उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, शायर ने कहा उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन मुझे लगता है, देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जस्टिस ठाकुर है, जनवरी तक इनका टेन्योर है, उसके बाद जस्टिस खेर आ जाएंगे। तो एक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है सरकार के बीच में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ब्रिज होते हैं जुडिशरी और सरकार के बीच में। तो उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है। अब सरकार को चाहिए कि उस पक्ष को आप पॉजिटिव स्पिरिट में लेके, जो उनका मत है, जो वो चाहते हैं, आप वो दीजिए, जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाह रहे हैं। और जहां तक उनका ये कहना है कि सरकार अपना काम नहीं कर रही, मुझे लगता है वो उन्होंने सरकार को एक पॉजिटिव तरीके से कहा है। सरकार को उसमें एक पॉजिटिविटी देखनी चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हम पे कटाक्ष नहीं किया, उन्होंने एक हमें सुझाव दिया है कि हम लोग नहीं करेंगे, आप करिए, हम करना नहीं चाहते। लेकिन जैसी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद पर दुनिया कायम की आप सोच रहे हैं, देश की नरेंद्र मोदी सरकार भी, देश की केंद्र सरकार भी और राज्यों की सरकारें भी इसी दिशा में। लेकिन आज क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये महत्वपूर्ण शुरुआत की है, आने वाले दिनों में इस शुरुआत को आगे बढ़ाने का काम सरकार जरूर करेगी, ऐसा हमें भरोसा है, उम्मीद करते हैं। क्योंकि दोनों लोकतंत्र के 4 स्तंभों में अगर ये दोनों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो इनकी जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा है और संवेदनशीलता भी सबसे ज्यादा। बहरहाल अभी मुझे यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। जुडिशियल इंटरफेरेंस जो है गवर्नमेंटल इश्यूज में कम से कम हो, लोगों के राइट्स के सिलसिले में जो चीज़ें करी जानी चाहिए
वो नहीं हो रही। मुश्किल ये है कि लोग अब जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे हैं। चाहे प्रकृति पर प्रदूषण की मार हो या बीसीसीआई में भ्रष्टाचार की बात हो या फिर सवाल आम जनता के सरोकार से हों, अपनी साफ गोई और बेबाक टिप्पणी के लिए मशहूर और कड़े निर्देश आम जनता के सरोकार को लेकर कड़े निर्देश जारी करने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस टीएस ठाकुर ईटीवी से खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम इस समय श्रीनगर में जस्टिस ठाकुर के साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है ईटीवी में। हाल के दिनों में एक आप समन्वय की बात करते हैं। जुडिशरी का जो रोल है वो बहुत पावरफुल रहा है चीज़ों को रेक्टिफाई करने की दिशा में। आपकी तरफ से सर जो बार बार निर्देश या सुप्रीम कोर्ट या जो भारत की अन्य अदालतें हैं उसकी तरफ से जो सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ जो फ्लॉ हैं उसको दुरुस्त करने के लिए निर्देश समय समय पे पास किए गए सर। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ पॉलिटिकल जो सिस्टम है उन वहाँ इस चीज़ को लेके वो लोग इसको नागवार गुजरता है ये बातें। तो कहीं ना कहीं कुछ कमेंट्स आते हैं कि जुडिशरी कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी का ब्रिक है उसको कमज़ोर कर रही है। मुझे नहीं लगता है ऐसा। कम से कम जुडिशरी में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, ऐसी कोई एफर्ट नहीं है कि हम हुकूमत का जो काम है वो आप टेक ओवर कर लें या हुकूमत की पॉलिसीज़ को खुद सेटल करें। हमारी ये मजबूरी है कि अगर कहीं पे कोई काम जो होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक या किसी कानून के मुताबिक अगर नहीं हो रहा तो फिर उसको करवाया जाए। हम तो चाहते हैं कि जिस इंस्टीट्यूशन का फ़र्ज़ है जो काम करना, उस इंस्टीट्यूशन को सेंसिटाइज़ किया जाए और उससे कहा जाए कि तुम करो। हम ये समझते हैं कि अगर हम अपना दरवाज़ा बंद कर दें इस किस्म की शिकायतों को सुनने से तो फिर लोग कहाँ जाएंगे, मायूस होंगे। तो जब तक इंडिफरेंस है, जब तक नेगलेक्ट है, जब तक फेलियर है ऑन द पार्ट ऑफ एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस हु आर सपोज्ड टू डू दिस, तब तक तो जुडिशरी का रोल बना रहेगा। हम भी बहुत खुश होंगे अगर हुकूमत इन तमाम इश्यूज़ को इफ़ेक्टिवली हैंडल करे, हमें मौका ही ना दे कुछ उस पर तनकीद करने का, उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करने का। तो जुडिशल इंटरफेरेंस जो है गवर्नमेंटल इश्यूज़ में कम से कम हो, वो डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट जो है कितने इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अपना काम करती है। अगर वो एफिशिएंटली काम करें, सिंसियरली काम करें, तो कौन सी कोर्ट कह चाहेगी कि सब गवर्नमेंट के मामले में वो मुदाखलत करे। ये एक मजबूरी है कि सब एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि अगर जो काम होना चाहिए, लोगों के राइट्स के सिलसिले में जो चीज़ें करी जानी चाहिए वो नहीं हो रही, तो फिर वैसी सूरत में हमें बीच में इंटरवीन करना पड़ता है। जिस तरीके से कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट्स की बात करें, ट्रायल कोर्ट्स की बात करें, जिस ढंग से सर मामले बढ़े हैं, लोग मायूस होके हर एक छोटी छोटी बात, बड़ी बात, सब कोई भी किसी तरह की बात हो वो कोर्ट के दरवाजे पर आके गुहार लगाते हैं। ये क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कहीं कोई बहुत बड़ा कोई फ्लॉ आ गया है, और अगर आया है तो उसको किस ढंग से उस कमी को पूरी किया जा सकता है? आपकी क्या सर इस पर सलाह है? देखिए, ये कहा जाता है कि जो कोर्ट में मुकदमे आते हैं उसमें तकरीबन 85% केसेस जो हैं वो सरकार के ख़िलाफ़ होते हैं। तो एक आइडियल सिचुएशन तो ये होगी जबकि सिस्टम के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो जिसमें जिसको जितना मिलना चाहिए, जो हक बनता है, उसको दिया जाए बगैर उसको कोर्ट में जाने के मजबूर किए। प्रॉब्लम दरअसल ये है कि जब भी सरकार किसी को रिलीफ देगी उसमें एक ज़िम्मेवारी लेनी पड़ती है। एक ऑफिसर जो कोई रिलीफ देता है उसको एक ज़िम्मेवारी लेनी पड़ती है एक किस्म की कि साहब मैंने ये इसको ये रिलीफ दिया क्योंकि इसका बनता है। मुश्किल ये है कि लोग अब ज़िम्मेवारी लेने से कतरा रहे हैं। पीपल आर नॉट रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके लिए मैकेनिज़्म बनाए जा सकते हैं। आप ऑफिसर्स को इस काम में सपोर्ट कर सकते हो। वो मैकेनिज़्म सेटअप किया जा सकता है जो जहाँ जो चीज़ जिसको मिलनी चाहिए वो उसको देखा जाए और वो उसके मुताबिक उसको दे दे ताकि कोर्ट का बर्डन कम हो।
लेकिन हम चाहते हैं कि साहब कोर्ट में जो रिलीफ देने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी स्पीड अप हो जाए, और वो उसके लिए ज़रूरी है कि लार्ज नंबर ऑफ कोर्ट्स हों, जो जजों की तादाद बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। मैंने इसके बारे में पहले भी कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, और दूसरे मौक़ों पे भी मैंने इस बात का जिक्र किया है कि हमारी जो जजेस की तादाद है वो कम है, और उसको बढ़ाना जो है बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया तो आज की डेट में आपके पास 3 करोड़ केस हैं, तो अगले 25 साल में जिस रफ्तार से केसेस आ रहे हैं वो 3 करोड़ की जगह 5 करोड़ हो जाएंगे। तो फिर तो सर से पानी ऊपर चला जाएगा, और जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा, ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, उतना ही मुश्किल होगी इसको हल करने की। ये वक्त है जबकि इसको एंटिसिपेट किया जाए, और जो फोर्सिएबल फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनके लिए हल जो है आज से ही तलाश किए जाएं। मैं तैयार कर रहा हूँ एक रिपोर्ट जो मैं गवर्नमेंट को भेजूँगा, प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजूँगा, ताकि उसके ऊपर वो देख सकें, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसका एक जो बड़ा रीज़नेबल जो पेयर मिनिमम है वो उसको कंसिडर करके उसके लिए एक कोई प्रोग्राम या एक स्कीम जो है फर्दर क्रिएशन की वो रोल आउट करें। मैं नहीं समझता कि वो बैक वक्त एक ऑल ऑफ ए सडन कोई 20,000 जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए एग्री करें। मैं चाहता हूं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक प्रोग्राम बने, जिससे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये क्रिएशंस हों, जिससे कि जो आने वाले चैलेंजेस हैं उसके लिए हम तैयार होते जाएं, और वो उस तरह से लोगों को रिलीफ मिलता जाए। कोशिश तो यही है। भारत कृषि प्रधान देश है, सारे लोग जानते हैं, ज़्यादातर कृषक हैं हमारे यहाँ। आपने एक बैड लोन जो मामला था डिफ़ॉल्टर्स, उस पर आपने कड़ी फटकार लगाई थी, मैं उस समय कोर्ट में मौजूद था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्यों की सरकारों को निर्देश दिया था कि सूखे को लेकर जो किसान जो प्रभावित हुए हैं उनको तत्काल फौरी तौर पर सहायता दी जाए। सर, आपने एक मैकेनिज्म तैयार करने की बात कही थी कि जो बैड लोन डिफ़ॉल्टर्स हैं उसको कैसे रोका जाए, और वो पैसा जो है किस ढंग से जो ज़रूरतमंद हैं, जो कृषि जो किसान हैं उनको मिला जाए। इससे काफ़ी किसानों ने खुशी भी जाहिर की थी। आपको क्या लगता है कि किस ढंग से इसको एक कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कि किसान जो इस समय पीड़ित है उसको राहत मिल सके? सर, देखिए, बैड लोन्स का जो इशू है वो सब जुडिस है, उस पर मैं इस स्टेज के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें बहस चल रही है, और उसमें अलग अलग से डायमेंशंस हैं जिनको जुडिशली एक्सप्लोर करेंगे, उसमें देखेंगे। आई एम श्योर गवर्नमेंट जो है इस इशू से पूरी तरह वाकिफ़ है, और जहाँ जहाँ कुछ रेमेडियल मेजर्स की ज़रूरत है वहाँ लेने चाहिए, क्योंकि कई जगहों पे ड्राउट भी है, कई जगहों पे परेशानियाँ हैं। तो एक रियलिस्टिक और एक बड़ा प्रैक्टिकल सा सल्यूशन निकालना जो है वो बड़ा लाजमी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इकोनॉमिकली पुअर सेक्शंस हैं, और वहाँ कई दफ़ा बदकिस्मती से वो मजबूर हो जाते हैं कोई एक्सट्रीम स्टेप्स लेने के लिए भी। तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसमें देखेगी। मैं इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि आई एम नॉट फुली फैमिलियर विद द एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम कि किस हद तक इसका फैलाव है और इसमें क्या क्या डायमेंशंस हैं, लेकिन मुझे ये इतना यकीन है कि इसको मीडिया ने रेज़ किया है, बार बार इनके मुतल्लिक़ खबरें छपती रही हैं, और सरकार में भी आई एम श्योर कि लोग जो हैं इसके ऊपर पूरे तरीके से वाकिफ़ हैं, और लगता है कि कुछ न कुछ इसमें हल निकलेगा। एज बिटवीन द प्रॉब्लम्स ऑफ द agriculturists, the farmers on the one hand, and the non-performing assets running into crores, lakhs of crores on the other, ये एक बैलेंसिंग का एक रिक्वायरमेंट तो है, और मुझे लगता है कि होना चाहिए, हुकूमत देखेगी इसको। तो ये थे लॉर्डशिप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
जस्टिस टीएस ठाकुर, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से जो अदर एजेंसीज़ हैं, जो हुकूमत है, जो डेमोक्रेसी के अदर पिलर्स हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी एक समग्र रूप से एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ हम एक बेहतर भारत की शायद कल्पना कर सकें। और जिस ढंग से कोर्ट बार बार इंटरफियर कर रहा है, लोगों को राहत पहुंचा रहा है, लॉर्डशिप का कहना है कि अगर बाकी एजेंसीज हैं वो भी अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाएं तो शायद एक जो विकास की बात होती है और एक जो आगे बढ़ने की बात होती है, हम भारत को एक ऊंचे स्थान पर एक आगे की दिशा में आगे ले जा पाएं। थैंक यू लॉर्डशिप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ईटीवी से खास बातचीत की, इसके लिए आपका हम ईटीवी के पूरे परिवार की तरफ से और हमारा जो 20 करोड़ व्यूअर्स है ईटीवी का, उसकी तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। श्रीनगर से कैमरामैन शब्बीर कुमार के साथ मैं अनुराग, ईटीवी न्यूज़। जुडिशल इंटरफेरेंस जो है गवर्नमेंटल इश्यूज में कम से कम हो, लोगों के राइट्स के सिलसिले में जो चीज़ें करी जानी चाहिए वो नहीं हो रही। मुश्किल ये है कि लोग अब जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे हैं।